अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफ़ीक अहमद और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोख का जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, अगर आपने अब तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए। चलिए आज की थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के एपिसोड 15, जो इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने जाना कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हज़रत टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया था और सुल्तान ने इस मुल्क के खातिर अपने 2 बच्चों को अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखा था। फरवरी 26 की दोपहर को अब्दुल खालिक और मुइज़ुद्दीन को चांदी के हावड़ा में हाथियों पर बिठाकर तोपों की सलामी के साथ दोनों बच्चों को सुल्तान ने रवाना किया। और जब बच्चे किले से बाहर निकल रहे थे तो सुल्तान किले के रैम्पार्ट वॉल पर खड़े होकर उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। जब शहज़ादा अब्दुल खालिक और मुइज़ुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ अंग्रेज़ों के कैंप के पास पहुँचे तो कॉर्नवालिस खुद सुल्तान के बच्चों को रिसीव करने वहाँ आया था। अभी जो पेंटिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इसी वाक़ये को दर्शाती है जब सुल्तान के बच्चों को कॉर्नवालिस और दूसरे बड़े बड़े अंग्रेज़ी ऑफिसर्स ने रिसीव किया था। इस पेंटिंग को रॉबर्ट होम ने 1793 में बनाया था। इस पेंटिंग में आप अब्दुल खालिक को देख सकते हो जिनकी उम्र 8 साल थी, और मुइज़ुद्दीन को भी आप इसमें देख सकते हो जिनकी उम्र 5 साल थी, और साथ ही आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी देख सकते हो जिसने मुइज़ुद्दीन का हाथ पकड़ा हुआ है। और बिल्कुल मुइज़ुद्दीन के पीछे आप ग़ुलाम अली को भी देख सकते हो जो एक कुर्सी की तरह की किसी पालकी में बैठा हुआ है और इसको कुछ लोगों ने उठा रखा है। ये इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ग़ुलाम अली लंगड़ा था और बाज़ किताबों में ये भी लिखा गया है कि यह लंगड़ा होने का नाटक किया करता था। ग़ुलाम अली के बिल्कुल पीछे आप हाथी देख सकते हो जिस पे सिल्वर कलर का हावड़ा है। ये वही चांदी का हावड़ा था जिसमें नन्हे शहजादों को बिठाकर अंग्रेज़ों के पास भेजा गया था। और इस पेंटिंग की बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आप एक सिपाही को देख सकते हो। ये सुल्तान के ख़ास बॉडीगार्ड सिपाहियों में से एक हो सकता है, क्योंकि इस सिपाही के कपड़ों पे शेर के जो बुबरी के निशान बने होते हैं उस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। और इस सिपाही के पीछे एक और सिपाही को देख सकते हो जो घोड़े पे सवार है, और इस सिपाही ने फुल मेटल आर्मर पहन रखा है जो सुल्तान के हॉर्स कैवलरी के सोल्जर्स पहना करते थे। इसी पेंटिंग में आप पीछे ऊँटों को भी देख सकते हो और कई तरह के सल्तनत मैसूर के परचमों को भी देखा जा सकता है। और दोस्तों, आप पेंटिंग के एक्सट्रीम राइट में एक शख्स को देख सकते हैं जिसने एक बहुत बड़ी किताब और पेपर्स पकड़ रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये रॉबर्ट होम इस पेंटिंग के बनाने वाला हो सकता है, क्योंकि उस ज़माने में पेंटर्स इसी तरह की ऐतिहासिक पेंटिंग्स बनाते हुए वो ख़ुद को भी इन पेंटिंग्स में ऐड किया करते थे। जब दोनों सुल्तान के शहज़ादे कॉर्नवालिस के पास पहुँचे तो कॉर्नवालिस ने बड़े ही एहतराम के साथ दोनों बच्चों से मुलाकात की और दोनों बच्चों को वो अपने टेंट में ले गया और अपने पास बिठा लिया। यहाँ पर ग़ुलाम अली ने कॉर्नवालिस से कहा कि आज सुबह तक ये मासूम शहज़ादे हमारे सुल्तान के जानशीन थे, मगर अब इन बच्चों की जिम्मेदारी आप अंग्रेज़ लोगों पर है। कॉर्नवालिस ने जवाब दिया कि भले ही सुल्तान से हमारी दुश्मनी है, मगर इन दोनों शहज़ादों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और फिर कॉर्नवालिस ने दोनों बच्चों को एक एक सोने की घड़ी तोहफे के तौर पे दी। इसके बाद फिर से कॉर्नवालिस अगले दिन दोबारा बच्चों से मुलाकात करने उनके टेंट में गया, और इस वक्त उसके साथ निज़ाम की तरफ से मीर आलम और मराठाओं की तरफ से वकील भी मौजूद थे। दोनों नन्हे शहज़ादों ने कॉर्नवालिस और उन वकीलों को बेहतरीन तलवारें गिफ्ट की तौर पे दी, और साथ ही कॉर्नवालिस ने शहज़ादों से बात भी की और वो उन दोनों बच्चों से काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ, क्योंकि दोनों बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में कॉर्नवालिस के हर सवाल का जवाब दिया था। मेजर दिरम ने लिखा है कि दोनों बच्चों का बर्ताव बिल्कुल अपने वालिद शेर मैसूर टीपू सुल्तान जैसा था। ना उनके चेहरे पे डर था और ना ही किसी बात का गम। दिरम ने तो यहाँ तक लिखा है कि आई ऑब्जर्व्ड ए डिग्री ऑफ स्टेट ऑर्डर एंड मैग्निफिशेंस मच सुपीरियर टू व्हाट आई हैव सीन अमंग आवर अदर एलाइज। मतलब मैंने देखा है कि इन बच्चों का स्वभाव, तरीका और मिजाज इतना अच्छा है जो हमारे दूसरे साथियों से भी बेहतर है। फरवरी 28 को किले से रॉयल सल्यूट के तौर पर तोपें चलाई गई, जिसका मतलब था कि सुल्तान को अपने बच्चों की खातिरदारी मंजूर हुई। और फिर अगले दिन फरवरी 29 को सुल्तान ने पीस ट्रीटी की शर्तों के मुताबिक 1 करोड़ और 9.5 लाख रुपए अंग्रेज़ों के पास भिजवा दिए। इमीडिएटली पैसे मिलते ही अंग्रेज़ों ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी।
केनवे ने सुल्तान के वकीलों से पूरी सल्तनत मैसूर के रेवेन्यू पेपर्स दिखाने की मांग की। जो मार्च 3 को सुब्बाराव, जो सुल्तान के चीफ पेशकर थे, वो सारे पेपर्स को सुल्तान ने अंग्रेज़ों के पास भिजवा दिए। मगर अंग्रेज़ों ने इन पेपर्स को मानने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इसमें पूरी जानकारी नहीं है। इस बात पर सुब्बाराव ने जवाब दिया कि बेदनूर, कोयम्बतूर, कैलीकट, धारवाड़ और बेंगलोर ऐसी कई जगहों पर अंग्रेज़ों के हमलों के चलते कई दस्तावेज़ बर्बाद हो गए और जो भी रेवेन्यू पेपर्स अब किले में मौजूद थे वो सब सारे अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए गए हैं। इस बात पर अंग्रेज़ों ने खुद से ड्राफ्ट पेपर्स को तैयार करने की बात कही ताकि सुल्तान की सल्तनत का वो आधा हिस्सा अपने हिसाब से डिवाइड कर सकें। और फिर जब अंग्रेज़ों ने सुल्तान की सल्तनत को आधे हिस्से को डिवाइड करने के लिए ड्राफ्ट बनाया तो इसको भी देखकर सुब्बाराव ने नाराज़गी दिखाई कि कूर्ग को अंग्रेज़ कैसे ले सकते हैं, वो तो श्रीरंगपट्टनम के इतने नज़दीक है और साथ ही देखनीकोटाई को भी बेंगलोर के पास होने की वजह से वो लोग ऐड नहीं करना चाहिए। मगर अंग्रेज़ों ने सुब्बाराव की कोई भी बात नहीं मानी और ड्राफ्ट पेपर को तैयार कर दिया गया। जब सुल्तान को इन ड्राफ्ट पेपर्स के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज़ सीधे तौर पे मुझसे श्रीरंगपट्टनम की चाबी क्यों नहीं मांग लेते। वो जानते हैं कि श्रीरंगपट्टनम को खोने से पहले मैं अपने मौत को अपना लूँगा, मगर श्रीरंगपट्टनम को कभी भी उनके हवाले नहीं करूँगा। अंग्रेज़ों ने धोखे से मेरे बच्चों को मेरे पास से ले लिया है और अब वो सोच रहे हैं कि मैं उनकी कोई भी बात मान लूँगा। कूर्ग मेरी सल्तनत के कैपिटल श्रीरंगपट्टनम से सिर्फ 1 दिन की दूरी पे है और हम सुलह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेज़ हमारे दरवाजे पे आके बैठ जाएं। और जब सुल्तान का जवाब अंग्रेज़ों को दिया गया तो अंग्रेज़ों ने इसको नहीं माना और दोबारा किले पे हमला करने की तैयारी करने लगे। और फिर इमीडिएटली सुल्तान के बच्चों को भी बेंगलोर की तरफ से कर्नाटक के लिए रवाना कर दिया गया और साथ ही मराठा और निज़ाम की फ़ौजों को भी हमले शुरू करने के लिए ऑर्डर दिए गए। ये एक बहुत बड़ा धोखा दिया था अंग्रेज़ों ने सुल्तान को, क्योंकि पहले पीस ट्रीटी के हिसाब से अंग्रेज़ों ने माना था कि अगर सुलह टूटती है तो बच्चों को किले में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने बच्चों को बेंगलोर की तरफ रवाना किया और ख़ुद सुल्तान पर हमला करने को तैयार हो रहे थे। इसी दौरान परशुराम भाऊ ने श्रीरंगपट्टनम के आसपास के गांवों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया, जिनकी खबर सुल्तान को मिलते ही सुल्तान बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने कॉर्नवालिस को लिखा कि फ़ौरन परशुराम भाऊ को इन जुल्मों की सज़ा दी जाए या फिर ख़ुद सुल्तान किले से बाहर निकलकर उसे सबक सिखाएंगे। दोस्तों, इस बात को मुहिब्बुल हसन ने लिखा है और हम इस वाक़ये से एक बात समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने सुल्तान के बच्चों को बेंगलोर की तरफ रवाना किया तब भी सुल्तान इतना गुस्सा नहीं हुए थे जितना परशुराम भाऊ के इन जुल्मों की वजह से वो गुस्सा हुए। और इससे हमें पता चलता है कि सुल्तान अपनी आवाम को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया करते थे। कॉर्नवालिस के ऑर्डर्स के बाद अंग्रेज़ों ने काफ़ी हद तक दोबारा किले पे हमला करने की तैयारी कर ली थी, मगर सुल्तान भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने भी पूरी तरह से आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी मुकम्मल की और साथ ही इसी दौरान कमरुद्दीन खान बेदनूर से श्रीरंगपट्टनम आ पहुँचे और मौका देखकर वो किले में अपनी फ़ौज के साथ दाखिल हो गए। कमरुद्दीन अभी तक सुल्तान के वफ़ादार ही थे और उन्होंने अपने साथ बहुत सारा अनाज और गोला बारूद लाए थे, जिसका पता चलने पर कॉर्नवालिस बहुत घबरा गया क्योंकि सुल्तान की पोजीशन स्ट्रांग हो रही थी और अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो रही थी। इसलिए उसने कूर्ग और बेंगलोर को सुल्तान को वापस करने की सुलह कबूल कर ली और एक नई पीस ट्रीटी बनवाकर सुल्तान के पास भेजा, जिसको सुल्तान ने मंजूर किया और उन्होंने अपनी तरफ से इस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम पर अपना सिग्नेचर करके उसे वापस अंग्रेज़ों के पास भिजवा दिया। इस बात पे रेमंड्स, जो यूरोपियन कमांडर था, उसने लिखा है कि अगर टीपू सुल्तान को हमारी हालत और ब्रिटिश आर्मी की कंडीशंस पता होती जो 2 सालों में इन जंगों की वजह से हुई है तो सुल्तान कभी पीस ट्रीटी पे साइन नहीं करते। इस आखिरी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद मार्च के एंड तक सारी अंग्रेज़, निज़ाम और मराठाओं की फ़ौजें एक एक करके वापस जाने लगी। परशुराम भाऊ अपनी मेन फ़ौज के साथ वापस चला गया, मगर हरिपंत की कैवलरी श्रीरंगपट्टनम के पास ही रुकी रही क्योंकि हरिपंत की फ़ौज में कई फ़ौजियों की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिसका पता चलने पर सुल्तान ने अपने हकीमों को उनका इलाज और मदद करने के लिए भेजा और ख़ुद सुल्तान ने हरिपंत से मुलाकात करने के लिए उसके पास गए और उसका हाल पूछने के बाद सुल्तान ने हरिपंत को ऐसी बातें कही कि इतिहास उन लफ्ज़ों को हमेशा याद रखेगा। सुल्तान ने कहा, आज मेरे बच्चों को अंग्रेज़ों ने गिरवी लिया है, कल ये पूरे देश को अपना ग़ुलाम बना लेंगे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ हरिपंत, तुम्हारे असली दुश्मन तो ये अंग्रेज़ हैं जिनसे पूरे मुल्क को अब ख़तरा है। ये कहते हुए सुल्तान वापस लौट गए और यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ। दोस्तों, अंग्रेज़ों की तरफ से ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रैवनकोर और कूर्ग के राजाओं की सपोर्ट के लिए शुरू किया गया था, मगर इस वॉर में फ़ायदा सिर्फ अंग्रेज़ों का हुआ
निज़ाम और मराठाओं को कुछ ज़मीन तो मिली, मगर कुछ सालों के बाद उनसे अंग्रेज़ों ने वो भी वापस छीन ली, जिसके बाद अंग्रेज़ों का पावर 100 गुना ज़्यादा हो गया हिंदुस्तान में। मगर हमारे ही देश के दूसरे राजा ये बात समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो सीरीज़ में, जिसका नाम है द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन टॉपिक्स पे रिसर्च करना और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।